तो हम बात कर रहे थे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, और उसमें हमने कल कुछ बातें लिखी थी। आज अपन उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से अपन थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, और मेरे साथ साथ लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। कल जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से आगे चल रहे हैं। भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। पहली बात तो यही हो गई कि सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। दूसरा लिखेगा सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश। थोड़ा सा बोर्ड अटक रहा है, बोर्ड सही हो रहा है तब तक। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए, हाँ सही हो गया। तो हम बात कर रहे हैं आपके सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो लिखेगा यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति कैसी मिलती है यहाँ पर, तो लिखेगा यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है, सवाना तुल्य यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। एक, जब नदियां सबसे ज्यादा है तो जलीय अपर्दन की समस्या भी ज्यादा होगी, तो लिखेगा सर्वाधिक जलीय अपर्दन वाला भौतिक प्रदेश। इसके अलावा बात करें तो कि सर और क्या है, यहाँ मृदा कैसी मिलती है, तो लिखिएगा काली मृदा का विस्तार है। काली मृदा या रेगुर मृदा का विस्तार है। रेगुर मृदा का विस्तार है। काली या रेगुर मृदा का विस्तार है। मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम जो है ये मुख्य रूप से यहाँ पर खनिज पाया जाता है। फिर इसके अलावा आपको पता हो तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से आपका जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, तो कृषि जलवायु प्रदेश 5 में। ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु क्षेत्र, ठीक है, या मैदानी प्रदेश। एक सेकंड रुकना, हो आप लोगों के कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, चल बढ़े आगे। तो इसमें लिखिएगा हाड़ौती प्रदेश और इस हाड़ौती प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है,
कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कृषि जलवायु संख्या 5 हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा? आर्द्र आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र। और यहाँ अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कृषि जलवायु क्षेत्र 5। इसमें जो है इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। एक बार फटाफट से इतना लिखो। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? चलो, अब इसके बाद में देखो कि यहाँ कृषि जलवायु खंड कौन कौन से आते हैं। कृषि जलवायु खंड जो है वो कौन कौन से आते हैं वो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। राजस्थान 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 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कृषि जलवायु खंड जो है वो कौन कौन से आते हैं उनकी बात करते हैं। बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये आपके मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं? जिले हो जाते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना, इसको हटाते हैं। जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र जो है यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं अपने को वो पता करना है। ठीक है, सॉरी, चल, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है झालावाड़, ये है झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। बूंदी, ये आपके 4 जिले हो गए प्रमुख रूप से। अब यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है? जलवायु, तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले कोपेन के अनुसार, अगर पूछ ले कोपेन के अनुसार यहाँ कैसी जलवायु मिलती है, कोपेन के अनुसार, तो ध्यान रखना कोपेन ने ये कहा है कि यहाँ पर आपके CWG इस तरह की जलवायु तो केवल मिलेगी बूंदी में। केवल कहाँ मिलेगी? बूंदी में। बाकी पूरे में मिलेगी AW प्रकार की जलवायु। कहाँ कहाँ पर? कोटा, बारा और झालावाड़, और झालावाड़ में। कोटा, बारा और झालावाड़ में। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कोपेन। ये कौन कह रहा है? कोपेन। लेकिन आपको पता है आजकल खाली कोपेन का तो पूछता नहीं है। तो अगर मान लो आपसे ये पूछे, क्या हुआ? अगर मान लो आपसे ये पूछे कि कोपेन के अनुसार कहाँ कौन सी जलवायु, तो कोपेन के अनुसार आपने बता दी। फिर अगर पूछ ले कि थॉर्नवेट के अनुसार बताओ, थॉर्नवेट के अनुसार, ठीक है, अगर पूछे कि थॉर्नवेट के अनुसार बताओ। एक बार सभी को जय हिंद, राम राम। आप लोगों का एक काम है कि भाई जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है ये क्लास आप पहुंचा दो। एक बार कह रहा हूं तो ये काम कर दो, बाकी फिर मैं अपने पढ़ाने पे ही ध्यान दूं। और बाकी आप लोग भी जो है केवल जितना आपका रहता है खाली उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते पूछते रहिएगा, और बाकी अगर क्वेश्चन नहीं है तो आराम से नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, थॉर्नवेट के अनुसार ध्यान रखना DAW ये जलवायु मिलेगी बूंदी में। अब ये होती कौन सी है ये अभी नहीं जानेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब जान लेंगे।
और CAW ये नामक जलवायु जो है ये कहाँ मिलेगी आपके कोटा, बारा और झालावाड़ में। कोटा, बारा और झालावाड़ में। वैसे सोचा था 3 बार इनके मैप बनाऊंगा, लेकिन 3 बार मैप बनाने में जान निकल जाएगी मेरी। ठीक है, इतना समय भी नहीं है। और वहीं कोई पूछ ले त्रिवार्था, और वहीं कोई पूछ ले कि त्रिवार्था के अनुसार बताओ। त्रिवार्था, त्रिवार्था त्रिवार्था के अनुसार तो ध्यान रखना त्रिवार्था के अनुसार बूंदी में, क्योंकि ध्यान रखना ये बूंदी जो है ये पूर्वी मैदान के टच में आता है। बूंदी जो है ये पूर्वी मैदान के क्या है, टच में आता है। इस वजह से यहाँ जलवायु जो है ये हाड़ौती क्षेत्र से थोड़ा डिफरेंट मिलती है। कोटा, बारा और झालावाड़। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट उस पर भी ले जा सकता हूँ जो आपके डायरेक्ट वर्गीकरण होता है ना, दक्कन का पठार, विंध्य क्षेत्र, लेकिन डायरेक्ट वहाँ पहुँच के करोगे भी क्या। ठीक है, बूंदी में जो है ये मिलती है CWA प्रकार की जलवायु, और कोटा, बूंदी और कोटा, बारा और झालावाड़ में AW प्रकार की जलवायु मिलती है। ये याद रखना है आपको, किन के अकॉर्डिंग, ये याद रखना है आपको इन तीनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे आप इनके आगे जो है ये जो फोटो बनाई है ये ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगी। इस फोटो में आप ये करामात कर सकते हो कि ये जो बूंदी है, ये जो बूंदी है, इस बूंदी में आप ये तीनों चीज़ें लिख सकते हो। क्या कि बूंदी में जो है कौन कौन सी जलवायु आपकी मिलती है। तो आपने ये कह दिया कि बूंदी में कोपेन के अनुसार तो है CWG, और थॉर्नवेट के अनुसार है आपके DAW, और त्रिवार्था के अनुसार हो जाएगी CWA। बाकी सब में क्या है, तो आप बाकी सब में क्या कहोगे, बाकी सब में कॉमन है। सॉरी, बाकी सब में आप क्या कहोगे कि सर बाकी सब में कॉमन है। बाकी सब में क्या है, कॉमन जलवायु है। कॉमन जलवायु कैसी है, तो देखो इन सब में कोपेन के अनुसार AW, त्रिवार्था के अनुसार AW, और थॉर्नवेट के अनुसार आपके कौन सी हो जाएगी, CAW। क्या इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर ये हो गई इनकी जलवायु, यहां पर इनकी ये क्या हो गई, जलवायु। बढ़े आगे। फिर क्या यहां पर कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या, क्या यहां पर आपका कोई राष्ट्रीय उद्यान है, फटाफट बताओ, या अपन मैप बना के देखते हैं। मुझे आप लोग तब तक कमेंट करके बताओ, क्या आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ या ना। ये आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाता है, ये आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाता है। क्या इसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका नाम बताओ। तो आप कहोगे कि यहाँ एक नेशनल पार्क जरूर है, कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा 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 हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत, अपन बात करें राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का थर्ड राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड नेशनल पार्क है ये। कब घोषित हुआ था, 2012 में। कब घोषित हुआ था, 2012 में। तो यहाँ क्या नेशनल पार्क है क्या, बिल्कुल नेशनल पार्क हो गया। क्या यहाँ पर कोई टाइगर प्रोजेक्ट है क्या, क्या यहाँ पर कोई
टाइगर प्रोजेक्ट है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपकी टाइगर प्रोजेक्ट है। एक टाइगर प्रोजेक्ट का नाम है मुकुंदरा हिल्स बाग परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाग परियोजना। बाग परियोजना, ध्यान रखना कि मुकुंदरा हिल्स बाग परियोजना कहाँ होगी आपकी। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार सर्वाधिक आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्या यहाँ पर कोई टाइगर प्रोजेक्ट है क्या? तो हमने कहा कि बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स बाग परियोजना है यहाँ पर। ये 2013 की है, 2013 की है। फिर पूछे कि कोई और है क्या यहाँ पर? बिल्कुल आपके बूंदी के अंदर है, सॉरी बूंदी क्या, 12 में है, ठीक है, 12 में है। और इसका नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी बाग परियोजना, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी बाग परियोजना, बाग परियोजना 12। और ये कब की है? 2021 की, 2021 की। ये तीसरा टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखना। ये थर्ड बाग परियोजना है और ये फोर्थ बाग परियोजना है, फोर्थ बाग परियोजना है, बाग परियोजना है। एक थर्ड बाग परियोजना है और एक फोर्थ बाग परियोजना है। यहाँ पर ये आपके नेशनल पार्क हो गए, एक नेशनल पार्क हो गया, एक बाग परियोजना हो गई। क्या यहाँ पर कोई जैव आरक्षित क्षेत्र है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर कोई जैव आरक्षित क्षेत्र है क्या, फटाफट बताओ। क्या यहाँ पर कोई जैव आरक्षित क्षेत्र है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र है। मैं जैव आरक्षित क्षेत्रों को सारों को एक अलग पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ कौन कौन से। एक तो है कोटा में, ठीक है, मैं यहाँ जो लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ जैव आरक्षित क्षेत्रों की, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र कि यहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, एक तो है उम्मेदगंज, उम्मेदगंज जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? कोटा में। उम्मेदगंज कहाँ है? कोटा में। चलो फिर 12 जिले में, कौन से जिले में? 12 जिले में जो है आपके 4 जैव संरक्षित क्षेत्र आते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, ठीक है। ये 12 जिले वाले जो हैं यहाँ से ला के, और यहाँ शाहबाद तलाई क्षेत्र, पहले तो है शाहबाद संरक्षित क्षेत्र, शाहबाद संरक्षित क्षेत्र, शाहबाद संरक्षित क्षेत्र, ये 12 में है। इसके अलावा शाहबाद तलाई क्षेत्र, शाहबाद तलाई क्षेत्र, एक बांज अमली, बांज अमली, ये भी कंजर्वेशन रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व। मसाला जो है यहाँ इस क्षेत्र में जो है मसाला होता है, मालवी नस्ल की जो है गोवांश पाया जाता है, मूरा नस्ल की भैंस भी मिल जाती है। ऐसे तो लिखना चाहूँ तो काफ़ी हो जाएगा। चलिए और कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा सॉर्सन, सॉर्सन कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। एक रामगढ़, रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व। ये सारे 12 में हैं, ये सारे कहाँ हैं? 12 में। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इसके बारे में ये बताओ कि भाई नॉर्मल परिभाषा हमने देख ली, यहाँ पर जलवायु जो है तीनों के अनुसार कैसी मिलती है ये देख ली, यहाँ पर कोई नेशनल पार्क है क्या? कि बिल्कुल राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल्स।
क्या यहाँ पर कोई बाघ परियोजना है? तो 2 बाघ परियोजना यहाँ संचालित होती है। क्या यहाँ पर कोई जैव आरक्षित क्षेत्र है क्या? तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र देख लिए। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, फिर अपन इसका वर्गीकरण देखते हैं। डन। चलो, तो बस अब आते हैं अपन उस वर्गीकरण पे जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अब आपको लिखना है इसका वर्गीकरण। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अपन क्या लिखेंगे? वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2। कगार का मतलब होता है किनारा, एज। तो पहला है विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि। एक है आपका दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इसमें ध्यान देना, ये जो विंध्य कगार भूमि है इसको वापस 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसको वापस 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, कोटा बूंदी के अंदर है ये, और चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान हो गया यहाँ पर। और तीसरा है 12 के अंदर की उच्च भूमि, जिसको साबाद उच्च भूमि कहते हैं, साबाद उच्च भूमि, उच्च भूमि, शाबाद उच्च भूमि। इसके बाद में देखो, ये जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां हैं इनको हम आगे कई भागों में बांटते हैं, जैसे बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां, जैसे मुकुंदरा हिल्स, जैसे मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, जैसे रामगढ़ की पहाड़ियां, अब रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ होगी? जहां रामगढ़ होगा। रामगढ़ कहाँ है आपका? 12 में। रामगढ़ कहाँ है आपका? 12 में। क्लियर है इतनी सी बात? चलो, अपन देखते हैं विंध्य कगार भूमि से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे? विंध्य कगार भूमि से। हेडिंग लगाइएगा विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि। ध्यान रखिएगा कि विंध्य कगार का मतलब क्या होता है? कगार का मतलब होता है किनारा। कगार का मतलब क्या होता है आपके? किनारा। और बात करें तो चंबल और बनास नदियों के बीच में जो है, जो भी चट्टानी प्रदेश आपको दिखाई देता है, चंबल और बनास नदियों के बीच का जो भी आपको हिस्सा नजर आता है, वो हिस्सा विंध्य कगार भूमि कहलाता है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले, फिर मैं आपको फोटो बना के दिखाऊंगा, इसके बारे में लिखिएगा। बनास व चंबल नदियों के मध्य, बनास व चंबल नदियों के मध्य स्थित, नदियों के मध्य स्थित है, मध्य स्थित ये क्षेत्र आता है आपके। दूसरा, विंध्यांचल का भाग है ये, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला का भाग है ये, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला का भाग है ये, का भाग है। किसका भाग है? विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला का। ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बलुआ, बलुआ पत्थरों से, पत्थरों से निर्मित संरचना है ये, निर्मित संरचना है ये।
ठीक है, बलुआ पत्थरों से निर्मित आपकी ये क्या आती है, संरचना आती है। अब ये कैसा दिखाई देता है, अपन इसकी बात कर लेते हैं। अब ये कैसा दिखाई देता है, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका इस तरह से ये मैदान हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से आपका इसका फैलाव हो गया। इसमें ध्यान देना, इसके इस वाले हिस्से से एक नदी होकर गुजरती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है ये, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी, ठीक है। और चंबल की ही सहायक नदी है, चंबल की ही सहायक नदी आपको पता हो तो बनास नदी, ठीक है। चंबल की ही सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी। चंबल की ही सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, बनास नदी। अब इसमें ध्यान देना, इस विंध्य कगार भूमि का हम पूरा वर्गीकरण अगर करें तो बूंदी के अंदर है पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का नाम क्या है, बूंदी की पहाड़ियाँ। यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का नाम क्या है, बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी पहाड़ियाँ, बूंदी पहाड़ियाँ। चंबल नदी के आसपास का ये जो निर्मित मैदान आता है, चंबल नदी के आसपास का ये जो मैदान आता है, ये जो हरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये जो आप हरा क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला, ये हरा क्षेत्र, या इसको थोड़ा लाइट ब्लू कर देते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये कहलाता है नदी निर्मित मैदान। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित, नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में इस तरह से फैली हुई है आपकी मुकुंदरा हिल्स। क्या फैली हुई है, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। कोटा के अंदर कुंडल के आकार की पहाड़ियां हैं, इनका नाम क्या है, कुंडला की पहाड़ियां। अपन नाम यहां लिख लेते हैं, ये क्या है, कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला पहाड़ियां, कुंडला पहाड़ी। और यहाँ 12 में पड़ता है आपके शाहबाद उच्च भूमि। 12 में क्या पड़ती है, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। अब अपन इनमें से एक एक को यहाँ पर दिखेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। ये यहाँ, ठीक है, फ्लो फ्लो में मानवीय भूल है ये, ऐसा नहीं हो कि आप लोग सीधा सूली पे चढ़ा दें। चलो, अब अपन एक एक को दिखते हैं, ठीक है। यहां पर ये पहले बताओ, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब यहां देखो, ऐसे नहीं गलती होने पे हाथों हाथ सिर विर तो कलम नहीं करवा दोगे ना, हाँ, नहीं तो आपको पढ़ाने से पहले फिर मैं 10 बार सोचूं। चलो, अब एक एक को अच्छे से देखते हैं। विंध्य कगार भूमि में अपन पहले लिखेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। तो आप अब इसका विस्तार अच्छे से देख के बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, मैप के अंदर। ठीक है, यहां देख लो इसका विस्तार, आप देख के बता सकते हो कि इसका मुख्य विस्तार जो है आपके कोटा, बारा और आपके किस क्षेत्र में है, बूंदी क्षेत्र में है। कोटा लिखेगा इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार, कोटा, कोटा, बारा, बूंदी, बूंदी इत्यादि क्षेत्र में है, इत्यादि में है, ठीक है। फिर लिखिएगा
फिर इसी का भाग है, इसी विंध्य गगार का ही ये सारे भाग हैं। अब इसमें लिखेगा पहली हेडिंग लगा के बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ। और बूंदी की पहाड़ी में लिखिएगा अन्य नाम आडावल। अन्य नाम क्या है? आडावल, आडावल। ऊंची चोटी लिखिएगा, ऊंची चोटी, बूंदी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी लिखिएगा संतूर, संतूर। और संतूर कहाँ है? बूंदी में। जब बूंदी की पहाड़ियाँ ही यही हैं तो ये कहाँ है? बूंदी में। ये बूंदी की पहाड़ियाँ हो गई। बूंदी की पहाड़ियों के बाद में अपन मुकुंदरा हिल्स की बात कर लेते हैं, या सेकंड कुंडला की पहाड़ियाँ, या कुंडला की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स की बाद में बात करेंगे। लिखो कुंडला की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये काम कर देना कि क्लास को लाइक कर दो। ऐसे नहीं हो कि क्लास को लाइक ही नहीं करो। कुंडला की पहाड़ियों में लिखना कोटा के आसपास कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ, कोटा क्षेत्र के आसपास, आसपास, आसपास स्थित कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ, कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी? कुंडला की पहाड़ियाँ। अब इसके बाद में देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिएगा नेक्स्ट कुंडला की पहाड़ियाँ हो गई। कुंडला की पहाड़ियों के बाद में लिखिएगा मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। और ये जो मुकुंदरा हिल्स है ये लिखिएगा कोटा व झालावाड़ में, कोटा व झालावाड़ में। और इसमें ऊंची चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी, जो कि कोटा में पड़ती है, चांदखेड़ी, चांदखेड़ी। और चांदखेड़ी के बारे में लिखना यह हाड़ौती के पठार की, यह हाड़ौती के के पठार की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और फिर आपके कौन सी आती है? आती है आपके नदी निर्मित मैदान। तो पता चल गया ना, चंबल नदी के आसपास वाला मैदान नदी निर्मित मैदान हो गया। ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ये लिखिएगा बूंदी व बारा में, बारा व बूंदी में स्थित, बूंदी में स्थित घोड़े की, घोड़े की नाल के समान आकृति वाली पहाड़ियाँ, वाली पहाड़ी, वाली पहाड़ी। और ये पहाड़ी क्या कहलाती है आपकी? रामगढ़ पहाड़ी कहलाती है। ये पहाड़ी क्या कहलाती है? रामगढ़ पहाड़ी कहलाती है। एक बार फटाफट इतना लिखो। और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहना। ठीक, नोट्स के हिसाब से ही लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पहाड़ियाँ हो गई सारी की सारी। नदी निर्मित मैदान में अपन क्या लिखेंगे? कोटा और बूंदी में, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिखवा देता हूँ। लिखो नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। और नदी निर्मित मैदान में क्या लिखोगे? कोटा व बूंदी, बूंदी के मध्य स्थित,
के मध्य स्थित चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। ये क्या हो गया आपके नदी निर्मित मैदान। फिर है शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है, फिर लिखिएगा शाहबाद उच्च भूमि। और शाहबाद उच्च भूमि में लिखिएगा 12 में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र। 12 में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जहां शहरिया जनजाति निवास करती है। जनजाति निवास करती है। जहां कौन सी जनजाति निवास करती है? शहरिया जनजाति निवास करती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शाहबाद उच्च भूमि। क्लियर है यहां तक? चांदखेड़ी कोटा में, ठीक है, चांदखेड़ी जो है ये कोटा में है। ऐसा समझना कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसका जो मुख्य विस्तार आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, ये इन 4 राज्यों में ही आता है। लेकिन आप देखोगे कि इसका विस्तार जो है सवाई माधोपुर में भी बताया जाता है, धौलपुर में भी बताया जाता है, करौली में भी बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से इसका विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में है, ठीक है, चांदखेड़ी कोटा में है। पहले ये बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर अपन इस दक्कन के पठार को पढ़ेंगे। अब जो है किसको देखेंगे? दक्कन के पठार को। और दक्कन के पठार को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2। इसके 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो भाग हो जाएगा झालावाड़ का पठार, और एक डग गंगधर प्रदेश। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इन केस, वैसे जहां तक मैंने पढ़ा है ये यही है, फिर भी अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा देवेंद्र जी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक को मैं सर्वे सर्वा हो गया, नहीं, कुछ भी चेंज होगा गलत नहीं बताऊंगा आपको, भले मुझे एक दिन बाद बताना पड़े आपको, ठीक है। चलो, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो अच्छे से समझाया ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ में कोई डाउट है कि नहीं है ये बताओ। और यहाँ तक में कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अपन कल जो है ये देखेंगे दक्कन के पठार को, और दक्कन के पठार में भी मैं आपको बताऊंगा कि झालावाड़ का पठार जो है, इसी झालावाड़ के पठार के जो है दक्षिण में क्या आ जाएगा? डग गंगधर प्रदेश आ जाएगा, और ये झालावाड़ में स्थित है। बस इसके बारे में यही पता होना चाहिए, ठीक है। कल जो है 1-2 चीज़ें और देख के और बता दूंगा। तो फिर आज की क्लास को अपन यहीं विराम दें। चलिए, तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, और इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा। कुछ समय बाद में जब हम एमसीक्यू लेकर आएंगे तो आपके सॉल्यूशन में आसानी होगी। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा, और बाकी इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।